हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आप लोग की डिमांड थी क्लास 10 का अगला लेक्चर बनना चाहिए, तो हम आज एक नया लेक्चर दे रहे हैं आपको। और जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उनको हम पढ़ाएं, थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ा के, यानी कि क्लास 12 और 11 के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं, हमने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी 2 ब्रांच में आपको पढ़ना है। एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी होती है चार्जेस की, जिसे हम लोग 2 ब्रांच में पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग चार्जेस को मोशन में पढ़ते हैं। और हमने आपको चार्ज का डेफिनेशन बता दिया था कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की, जिसके कारण ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बता दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन के स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो हमने करेक्ट करने को कह दिया था आपके कमेंट बॉक्स में। क्वांटाइजेशन जो था हमारा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ZS से लिखिए, लेकिन ये स्पेलिंग होता है। तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी हमने बता दी थी। उसमें हम लोगों ने चार्ज इक्वल्स टू देख लिया था, वो कितना होता है, प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होता है। देखिए, अब हम लोग जो डील करेंगे जिस टॉपिक से, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप क्लास 12 में आओगे तो ये खुद में एक चैप्टर हो जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर करते हैं। मान लिया ये कैपिटल Q चार्ज हमारे पास में अवेलेबल है, किसी पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म आपको डिफाइन कर रहे हैं, कुछ नया टर्म आपको बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यानी जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या कैलकुलेट होगा तो वह चार्ज क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल मतलब देखो ऐसे समझो, अगर मान लो इस चार्ज के नज़दीक किसी दूसरे चार्ज को तुम लाओ, मान लो हमने स्मॉल Q चार्ज को इस कैपिटल Q चार्ज के नज़दीक लाया, ठीक है। जिस चार्ज को तुम इसके नज़दीक लाओगे उसको नाम दे दो टेस्ट चार्ज। यानी यहाँ पे हमारा चार्ज 2 तरह का हो गया। एक हो गया सोर्स चार्ज जो पहले से अवेलेबल है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए तुमने जिस चार्ज को वहाँ प्लेस किया लाकर, उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। अब देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल मतलब होता है, जैसे ही तुम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के नज़दीक लाओगे तो ये सोर्स चार्ज बिना इस टेस्ट चार्ज को टच किए अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाता है। और वो फोर्स क्यों लगा, क्योंकि वो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हुआ, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो 2 स्टेप में हुआ। सीधा सा मतलब है, जैसे ये सोर्स चार्ज जो था वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाने खुद तो गया नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स लगा। जैसे आप क्या करते हो, 2 मैग्नेट लेते हो, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को बिना टच हुए अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा लेता है। इसका मतलब जरूर इस फोर्स के लगने से पहले कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जिसके कारण फोर्स लगा। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो पहले से क्रिएट हुआ और जिसके कारण फोर्स लगा, उसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। वो क्या हो गया, उसका फील्ड हो गया। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फील्ड। जैसे मान लो अर्थ के हम लोग किस फील्ड में रहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब मान लीजिए ये मार्कर है, अर्थ से कुछ हाइट पर भी है, अगर इसे हम छोड़ दें तो इस मार्कर को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। यानी अर्थ ने जरूर अपना कुछ क्रिएट किया अपने अगल बगल। उसी प्रॉपर्टी को, उसी फिनोमेना को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर कहीं पे किसी चार्ज को तुम प्लेस कर दो, वो स्टैटिक कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा, तो उसने अपने अगल बगल कुछ क्रिएट किया। इसने अपने अगल बगल में कुछ क्या किया, इसने कुछ क्रिएट किया। और इसने जो क्रिएट किया उस अपने अगल बगल के रीजन में, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज ने जब फोर्स लगाया तो वहां पे 2 स्टेप प्रोसेस हुआ, 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इस सोर्स चार्ज ने अपने अगल बगल में एक फील्ड क्रिएट किया और उस फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा। इस फील्ड के कारण, क्योंकि ये खुद गया नहीं। और उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी बिना टच किए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके किसी के ऊपर फोर्स लगा देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे डिफाइन करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज, जब हम चार्ज कह रहे हैं मतलब सोर्स चार्ज के अगल बगल में क्रिएट किए हुए रीजन में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाकर प्लेस किया जाए तो उस फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी भी चार्ज के अगल बगल का वह रीजन, किसी भी अगल बगल चार्ज का वह रीजन या वह स्पेस उसके अगल बगल का जहां तक उस चार्ज के प्रेजेंस को महसूस किया जा सके। यानी जैसे जैसे इस चार्ज से तुम दूर होते चले जाओगे इसका फोर्स भी कमजोर होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टेस्ट चार्ज पे ये सोर्स चार्ज कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। यानी जहां तक इसका इफेक्ट है वहां तक फोर्स लगा, जहां तक इफेक्ट नहीं है वहां तक फोर्स नहीं लगा। यानी उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसके डेफिनेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज, या सिंपली आप उसे चार्ज कहिए, इन विच इट्स electrostatic force can be experienced is known as its electric field। जहाँ तक उसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सके वही रीजन, वही स्पेस इस सोर्स चार्ज का क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज कहने का मतलब सोर्स चार्ज, इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी रीजन को हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो दो तरह का होगा, अट्रैक्शन का होगा और रिपल्शन का होगा। वो डिपेंड करेगा टेस्ट चार्ज के नेचर पर। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मान लो हमने ऑलरेडी वहाँ पॉजिटिव प्लेस करके रख दिया और ये भी पॉजिटिव लेकर के आओगे तो क्या करेगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा मतलब उसको दूर भेजना चाहेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो रेडियली आउटवर्ड, उसके सेंटर से आगे की तरफ। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे बना देते हैं। अगर मान लो वहाँ आपके पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो रेडियली बाहर निकलती हुई होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और अगर मान लीजिए हमारे पास में नेगेटिव सोर्स चार्ज हो तो इसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली इनवर्ड होंगी, रेडियली इनवर्ड। अब थोड़ा हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने डाल दिया तो उस पर फोर्स उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है उसको तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देना तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इस चीज़ को ऐसे समझ लो, अगर मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लिया हमने मेरा है एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से किसी चार्ज के कारण एक्स एक्सिस की ओर अगर मान लो है और हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आए, कैसा टेस्ट चार्ज ले आए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और टेस्ट चार्ज लाया हमने, क्या लगना चाहिए, फोर्स। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज पे उधर ही फोर्स लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस चीज़ का मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो करंट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है। तो समझिएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब मान लो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है पहले से और हमने एक टेस्ट चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर प्लेस किया तो उस पर फोर्स उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो भी एक्स एक्सिस की ही तरफ लगेगा। ये रहा पहला केस। और दूसरे केस में अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और हमने ला के रखा है इसके अंदर में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, एक्स एक्सिस की ओर है और हमने इस पर ला के क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब मान लो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की ओर है तो जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव एक्स की ओर, जो फोर्स लगेगा उस पर किधर लगेगा, नेगेटिव एक्स की ओर। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपको करंट का डायरेक्शन क्लियर होने वाला है। तो जितनी बातें यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई हैं उन सारी बातों का बारी बारी से नोट कर लीजिए, वो डेफिनेशन याद कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझाते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन टर्म सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन तीनों में है बड़ा डिफरेंस। उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं, तो स्टूडेंट के दिमाग में जो पिक्चर बनता है mgh, सीधा mgh हो गया, पोटेंशियल की काम खत्म। ऐसा नहीं, वो सब कहना गलत है। देखिए, जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आपके पास आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी और जो रिलेट होता है वो उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको वर्क के कॉन्सेप्ट से। या आप ऐसे भी याद रखना, क्लास 9th में बताया गया होगा थोड़ा सा आपको, कि यदि कहीं पे किसी चीज़ के ऊपर वर्क किया जाए और उसकी पोजीशन को चेंज किया जाए या उस रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जाए, तो उसके अंदर आपके द्वारा किया गया वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जब आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, तो वहाँ जो वर्क होता है ना वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्क वहाँ किया जाता है, जो mgh का फॉर्मूला बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ वर्क होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे हम कहते हैं ना, ये पेन फिलहाल हमारा यहाँ पे है, अब कुछ देर के बाद इसको हमने h हाइट ऊपर कर दिया, तो यहाँ से इसको h हाइट तक ऊपर ले जाने में आपने जो वर्क किया ना वो अगेंस्ट ग्रेविटी किया। ग्रेविटी तो नहीं चाह रहा था कि आप ऊपर ले जाओ, लेकिन आपने वर्क किया और इसे ऊपर लेके गए। तो आपने कितना फोर्स लगाया अगेंस्ट ग्रेविटी, जितना इसका वेट था, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर कितना ले गए h, तो सीधा आप कह देते हो mgh। तो ये जो एनर्जी इस पेन का स्टोर हुआ, इस पेन के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ जो वर्क है वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं तो हम यहाँ पे कुछ और वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक और बेसिक टर्म होता है, लेकिन अगर वो यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस आप ऐसे समझना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन के चेंज करने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में इंड्यूस हो जाता है, लेकिन उसका बहुत सारा टाइप होता है। कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, कभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे क्या किसको इस्तेमाल करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो वहाँ पे जो मौजूद फोर्स होगा ना उसके अगेंस्ट वर्क किया जाता है। और वो फोर्स जो होता है, वो एक टर्म तुमको दे रहे हैं, ये तुम्हारे काम का है नहीं, लेकिन याद रखना आगे की क्लासेस के लिए, वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कभी कभी हायर लेवल में जाओगे तो किताबों में डायरेक्ट लिखा रहता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें सब आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स भी, सब आ जाता है। तो हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है वो चार्ज के कारण। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लो यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया Q, ठीक है, और अभी अभी हमने कह दिया था कि जो चार्ज तुम पहले से रख देते हो उसे हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज इसे बोला जाए? सोर्स चार्ज। ठीक है, अब ये तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, इसने अपने अगल बगल में फील्ड भी क्रिएट कर दिया होगा। इसने अपने अगल बगल में क्या क्रिएट कर दिया होगा? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आपको किसी दूसरे चार्ज को लाना है तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो कोई आदमी कहीं पर रहता है, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, मतलब उसने अगल बगल की सारी ज़मीनों को खरीद लिया। कहने का मतलब फील्ड का मतलब क्या, मतलब सारी ज़मीनों को उसने खरीद लिया। अब उसके ज़मीन में जाके अगर तुमको बसना है तो आपको उस आदमी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उतना वर्क कर पाए जितना उस पॉइंट पर उसका एनर्जी था तो आप वहाँ बस जाइएगा, और अगर आप उतना वर्क नहीं कर पाइएगा तो आपको वहाँ से भगा देगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया। मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज है जो फिलहाल कहाँ, इन्फिनिटी पे। इनिशियली हम कहाँ मानते हैं? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मानने का कारण ये है कि वहाँ पे आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी कि वहाँ पे एनर्जी जीरो होती है। यहाँ पे हमारा एनर्जी, पोटेंशियल, सब कुछ क्या होता है? जीरो। मान लो यहाँ पे फिलहाल हमारा एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे फिलहाल हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। थोड़ा सा बातों को और खोलते हैं, इसे थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में। देखिए, एक टेस्ट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रहता है, जहाँ उसकी एनर्जी जीरो है, उसको भी दुनिया से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये टेस्ट चार्ज आना चाह रहा है इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये टेस्ट चार्ज आना चाह रहा है इस सोर्स चार्ज के कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लिया कि वो आना चाह रहा है पॉइंट ए पर, इस सोर्स चार्ज के नज़दीक। किस पॉइंट पर आना चाह रहा है? ए पॉइंट पर। तो आप एक काम करो, अगर उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाओगे, इन्फिनिटी से आपको वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना होगा? सोर्स चार्ज के अगेंस्ट। सोर्स चार्ज ने क्या क्रिएट किया है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज जो फोर्स क्रिएट करता है रेस्ट में है, चल तो रहा नहीं है, इसीलिए स्टैटिक का वर्ड आ रहा है। चार्ज के कारण है इसीलिए इलेक्ट्रो का वर्ड आ रहा है। तो इस चार्ज ने कैसा फोर्स क्रिएट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज ने कैसा फोर्स क्रिएट किया?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारा वर्ड जो है अब आपकी बुक में 10th में रहता है, समझ में आता है नहीं इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रो का सीधा मतलब समझिएगा कि चार्ज है, स्टैटिक का मतलब समझिए कि रेस्ट है, फोर्स तो आप जानते ही। यानी ये चार्ज जो है उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया किस पे? टेस्ट चार्ज पे। वो नहीं चाह रहा था कि वो चार्ज हमारे पास पॉइंट ए पे आए, लेकिन मान लो कि हमने उस टेस्ट चार्ज को लाकर पॉइंट ए पे रख दिया, यानी वो उसकी ज़मीन में आके बस गया। इसका मतलब ज़रूर उसने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। और अभी हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बन गई इस पॉइंट पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होता है जितना भी वर्क किया गया इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, पर यूनिट टेस्ट चार्ज वही उस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल। इसको ऐसे समझिए, जैसे पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जानना है एट पॉइंट ए। पॉइंट ए का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सोर्स चार्ज के कारण होता है, क्योंकि फोर्स उसी ने लगाया है। उसे हम लोग डिनोट करेंगे V से। V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ का निकाल रहे हैं? तो ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा? देखिए, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। समझिएगा, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ रट लेने से कोई फायदा नहीं है। इसको हम बिल्कुल मैथमेटिकली आपको समझा देते हैं। होता क्या है? ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होता है? सोर्स चार्ज के कारण। तो अगर हमें ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो हम देखेंगे कितना वर्क करना पड़ा उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में। कितना वर्क करना पड़ा उस टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से ए तक। वो वर्क क्यों करना पड़ा? कौन रोकने वाला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी यहां लिख देते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना निकाल करके उसको किससे डिवाइड करा दीजिए? टेस्ट चार्ज से। वो कहाँ का पोटेंशियल बन जाएगा? पॉइंट ए का। यानी आपकी बुक्स में इसका डिफिनीशन ऐसे लिखा हुआ रहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन per unit test charge in bringing it infinity to that point against electrostatic force। उसी बात को हमने यहाँ न्यूमेरिकली लिख दिया। किसी भी टेस्ट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़े पर यूनिट टेस्ट चार्ज, डिवाइड है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो ए का है। अगर कोई कहेगा कि बताइए बी पॉइंट पर इस चार्ज का, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपली आप इस डिफिनीशन को ऐसे लिखना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा? जितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी सब कहाँ लेकर आएंगे? हमेशा इनिशियली चार्ज को इन्फिनिटी में मानना, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल जीरो है। तो अब की बार चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आना? बी तक। जितना वर्क करना पड़े इन्फिनिटी से बी तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो कहाँ का पोटेंशियल बन जाएगा? बी का। तो आपको जिस पॉइंट का भी पोटेंशियल जानना है, चार्ज को कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी से। अब देखो यहाँ एक बात नोट करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट इससे नज़दीक है, बी पॉइंट थोड़ा दूर है। तो सोचने वाली बात है कि वी ए का वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगा, वी बी का वैल्यू कम हो जाएगा। यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा और बी का पोटेंशियल कम, यानी देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का कम है, तो हम कह देंगे ए हायर पोटेंशियल और बी कौन से हो गया? लोअर पोटेंशियल। यानी अगर इसको लिखोगे वी ए माइनस वी बी, तो इसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या होगा, तो देखो जब पोटेंशियल का कोई आपसे डिफिनीशन पूछे, चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना। लेकिन अगर कोई आपसे पोटेंशियल डिफरेंस का पूछे डिफिनीशन, तो जिन दोनों पॉइंट के बीच का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, आप चार्ज को उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में मूव कराइएगा। जैसे कोई कहेगा बताइए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम बी टू ए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा दो फाइनाइट पॉइंट के बीच का, तो उन्हीं दोनों फाइनाइट पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करना है। और अगर पोटेंशियल पूछेगा तो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है। इन्हीं बातों में होता है कंफ्यूजन, जो कि हमने आपको यहाँ मैथमेटिकली उसको क्लियर करने की कोशिश की। अब जितना बात हमने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया, उसके डेफिनेशन के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब आप लोग समझ गए हैं, इसका डेफिनेशन बस समझ लो। देखो, द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, चार्ज जब भी कह रहे हैं मतलब सोर्स चार्ज, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कह सकते हैं, ए का, बी का, सी का, कहीं का भी, एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसे मूव कराते हैं उसे कौन सा चार्ज बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन bringing it from infinity to that point, उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में। अगेंस्ट, ये लिखना ज़रूरी है, क्यों करना पड़ा वर्क हमें? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, इन्फिनिटी से चार्ज को वहाँ तक ले आओ। और बुक में आपको वो फॉर्मूला नहीं दिखेगा क्योंकि वो उतना डिटेल देता नहीं है। बुक में सिंपली आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ये मिलेगा, V बराबर, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वर्क बाई चार्ज। जो वर्क है वही यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर आपसे पूछे एनर्जी बताइए तो एनर्जी बराबर पोटेंशियल गुना चार्ज। तो बुक में आपको सिंपली यही डेफिनेशन मिलता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। और इसी को SI यूनिट पे हम लोग वोल्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यानी यदि किसी एक कूलम के चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में इन्फिनिटी से 1 जूल का वर्क करना पड़े, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। अगर हम कहेंगे यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, मतलब 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 जूल का वर्क करना पड़ा। तो ये डेफिनेशन हो गया 1 वोल्ट का। इसका ऐसा यूनिट समझ गए, जूल पर कूलम लिखिए, आप वोल्ट लिख दीजिए। नोटेशन समझ गए, क्वांटिटी स्केलर है, सारी बातों को नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग आगे। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने में कोई परेशानी नहीं है। इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के समय थोड़ा सा प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हो जाता है। वो कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इसकी थ्योरी को, इसके वैल्यू को अच्छे से समझते नहीं। जैसे हमने आपको जस्ट अभी समझाया कि अगर मान लो कहीं पे मेरे पास में एक सोर्स चार्ज Q ऑलरेडी पहले से मौजूद है और इसका कुछ पोटेंशियल पॉइंट A पर भी है और कुछ पोटेंशियल पॉइंट B पर भी है। मान लिया A का पोटेंशियल VA और B का पोटेंशियल हमने मान लिया VB। और अगर हम ऐसा सपोज कर ले, मान ले यहाँ पे कि VA इज ग्रेटर देन VB, इफ VA इज ग्रेटर देन VB, A का वैल्यू A पे पोटेंशियल ज़्यादा B पे कम, इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और यदि हमसे कोई कहता है कि VA माइनस VB को कीजिए डिफाइन, बताइए ज़रा इसका मतलब होगा क्या? VA माइनस VB का मतलब, तो हमने कहा आपको A और B के बीच का डिफरेंस जानना है। A हायर पोटेंशियल, B लोअर पोटेंशियल। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अगर ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, एक ज़्यादा ऊंचाई वाला चीज़, एक कम ऊंचाई वाला चीज़, तो कब ज़्यादा ऊंचाई जहाँ है वहाँ हायर पोटेंशियल, जो कम ऊंचाई पे है वो लोअर पोटेंशियल। और हम मान लो वहाँ से पानी छोड़ दें हायर पोटेंशियल से, तो हायर से लोअर तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, वर्क करने की आपको ज़रूरत है नहीं। यानी वर्क कब किया जाता है? जब हम जाते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। यानी अगर हमें VA माइनस VB निकालना है तो A से B मत चले जाना, कहाँ आना? B से A, लोअर से कहाँ आना? हायर। यानी आप वर्क कैलकुलेट करना फ्रॉम B टू A। ध्यान दीजिएगा, हम वर्क कहाँ से कहाँ करेंगे? B से A, क्योंकि B का पोटेंशियल कम है और A का पोटेंशियल ज़्यादा है। और डिवाइड कर देंगे किससे? जिस चार्ज को हमने मूव कराया। मान लो हमने B से A तक टेस्ट चार्ज स्मॉल q को मूव कराया, तो उसे हम क्या करा देंगे? डिवाइड। पोटेंशियल निकालना था तो इन्फिनिटी से लेकर आते थे, क्योंकि इन्फिनिटी क्या था? लोअर पोटेंशियल। जहाँ पे लाते थे वो हायर पोटेंशियल। अब यहाँ लोअर कौन है? B, हायर कौन है? A। तो अगर आपको निकालना है VA माइनस VB, था वर्क देखना B से कहाँ तक? A तक। अगर मान लो कोई उल्टा तुमसे पूछ दे कि नहीं हमको जानना है VB माइनस VA, हमें क्या जानना है? VB माइनस VA, तो सीधा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, वर्क को चेंज कर देना, चार्ज को A से कहाँ ले जाना? B। तो तुम्हारा वहाँ पे वर्क जो आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आने का सीधा साइन ये है कि वहाँ वर्क आपको करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद चार्ज मूव कर जाएगा। चूंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और करंट का फ्लो समझ में नहीं आएगा। करंट का फ्लो हम कहते हैं ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, प्लस से माइनस, तो उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस से ही जुड़ा हुआ है। जैसे वाटर का फ्लो होता है ना, जो ऊंचाई से पानी कहाँ आता है? नीचे की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। वैसे ही करंट है, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा
दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए तो आप ऐसे डिफाइन करना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन। हमेशा हर जगह वर्क डन आ रहा है, वर्क का मतलब एनर्जी। आप किसी किताब में कितना एनर्जी यूज हुआ उसको मूव कराने में ये भी लिखा हुआ है, वर्क की वजह एनर्जी का वर्ड है, तो वर्क एनर्जी सेम चीज है। इज डिफाइंड एज द वर्क डन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन, डिफाइन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पहले पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट के बीच में मूव करने में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the work done per unit test charge, डिवाइड किया हमने per unit test charge in moving between these two points against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर कोई आपसे पूछता है यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो, तो जब भी एनर्जी की बात करेगा मतलब वर्क, तो वर्क बराबर क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। या उसे आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर देना, जितना वर्क हमें करना पड़ा उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है बात? तो आप पहले इन बातों को नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तो उससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, और अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो, ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है, तो क्लास 10th का जितना भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सब आपको बहुत इजी लगने लगेगा। क्योंकि सबसे जो आपके लेवल का जो सबसे टफ क्वेश्चन हो सकता था वो हमने यहाँ पे लिखा है, और टफ क्या है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया उसे बहुत इजीली 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जब भी जो न्यूमेरिकल जब आता है तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग एक अपना डायग्राम तैयार कर लेना है, तो सॉल्व करने में आसानी रहती है। देखिए, कहता है इफ 100 जूल ऑफ वर्क, इसने वर्क का वैल्यू दे दिया, मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस, एक जगह से 4 कूलम के चार्ज को ले जाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ता है। याद रखिएगा, हमने आपको कहा था जिस चार्ज को ले जाने की वो बात करे, ले जाने की, मूव कराने की बात करे, वही टेस्ट चार्ज होता है। जो मूव करता है वो टेस्ट चार्ज, जो वहां बैठा है ऑलरेडी वो सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा जो मूव कर रहा है यानी 4 कूलम, यही हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। तो जो भी कंडीशन आपको दिखता है उसे आप लिखते चलिए, यानी हमारा जो टेस्ट चार्ज है, बिल्कुल क्वेश्चन से दिख गया, टेस्ट चार्ज यानी स्मॉल क्यू से डिनोट करते थे, वो हमारा कितना कूलम है, 4 कूलम। कितना वर्क करना पड़ा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, 100 जूल। तो मान लेते हैं हमारा एक जगह पॉइंट ए और दूसरा जगह पॉइंट बी, ठीक है। अब हम उस चार्ज को मान लो ए से बी ले जा रहे हैं या बी से ले जा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचना है यहाँ पे। इक्वल्स टू 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, यानी उस चार्ज को जहां से तुमने ले जाना शुरू किया, जहां से हमने उस चार्ज को ले जाना शुरू किया, वहां पे उसका पोटेंशियल कितना था, -10 वोल्ट। तो मान लीजिए बी पर का पोटेंशियल मेरा कितना है, -10 वोल्ट। मतलब हम चार्ज को बी से कहाँ ले जा रहे हैं, ए की ओर। हमने ऐसा यहाँ पे माना, बी से कहाँ हम ले गए, ए की ओर। और जहां पे ले गए वहां का पोटेंशियल कितना है, v, यानी ए पे लाए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v। और जब हम उसको बी से ए तक लाए, वर्क कितना करना पड़ा हमें, वर्क बी से ए तक ले जाने में कितना करना पड़ा हमें, 100 जूल्स। कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल्स। ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से असम्पशन था, वो हमने बोर्ड पे लिख लिया। बी से ए तक ले जाने में 100 जूल का वर्क है, जहां से उस चार्ज को ले जाना शुरू किया वहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और जहां तक ले गए वहां का पोटेंशियल v है, और इसे v को कैलकुलेट करना है। तो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसके हिसाब से सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपको ले जाना है कहाँ, बी से ए। तो जब तुम बी से ए ले जाओगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अभी अभी हमने लिखा था, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, को याद होना चाहिए। अभी अभी हमने समझाया था, अगर हम VA माइनस VB लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो चार्ज को मूव कराएंगे B से A। अगर लिखेंगे VB माइनस VA, तो चार्ज को मूव कराएंगे A से B। जब यहाँ उल्टा करोगे तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से दिख देते हैं यहाँ वैल्यूज को। WBA का वैल्यू 100 और इसका वैल्यू 4, यानी कि
इसका वैल्यू कितना हो गया 100, इसका वैल्यू कितना हो गया 4, 100/4। ए का पोटेंशियल तो पता है नहीं, वही कैलकुलेट करना है, यानी V हमें कैलकुलेट करना है, माइनस बी का पोटेंशियल, तो बी का पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ से 25, और उधर से वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर से इधर क्या माइनस, यानी V का वैल्यू कितना हो गया 15 वोल्ट। अब ये जो क्वेश्चन था वो शायद किसी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, जो कि क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से बन रहा है। कहीं पर भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस कोई तरीका लगाना नहीं था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो फोकस ये करना है, अगर हमें ये लिखने आता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस पे हमें काम करने अगर आता है, तो हम वहाँ प्लस माइनस में कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा ना कि ए से बी में यहाँ क्या लिखना है, बी से ए में क्या लिखना है, वो क्या करेगा, हो सकता है उस माइनस को प्लस बना दे, इस माइनस को इधर कर दे, इस भी को इधर कर दे। तो जब करेगा तो इसका 15 के बजाय आंसर 35 आएगा। ऑप्शन में सब रहेगा, 15 भी 35 मार के चलाएगा, रहेगा उससे सही है। तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को ट्रीट करना है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसी के हिसाब सोचना है। तो ये रहा न्यूमेरिकल। अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमारा जो सोर्स चार्ज था वो रेस्ट में था, यानी अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। अगले लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ओर बढ़ेंगे, और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अगर आपको समझने में परेशानी होती है, बुक रेफर कीजिए, आप पढ़िए उसको, और उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए अगले लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।